Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो पीपल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। चैप्टर 3rd था। इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। दोस्तों, जो पिछले 3 पार्ट गए थे उसमें आपने बेसिकली समझने की कोशिश करी थी कि अमेरिका ने अपनी पूरी की पूरी पावर, जिसे आप वर्चस्व बोलते हैं या आप उसे हिजमनी शब्द बोलते हैं, उसको दिखाने की कोशिश करी थी और बहुत सारे ऑपरेशन चलाए थे, जिसमें से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अगर दोस्तों इनके बारे में आपको नहीं पता है तो मेरे ख्याल से आपको पहले 3 पार्ट ज़रूर देखने चाहिए। देन आपको समझ में आएगा कि चारों के चारों ऑपरेशन अगर चैप्टर के अंदर बताए गए हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी दिखाने की कोशिश करी गई है अमेरिका की। और दोस्तों, ये बताने की कोशिश करी गई है कि नो वन इन फ्रंट ऑफ द अमेरिका इन पावर। दोस्तों, कोई भी पावर में अमेरिका के आगे कुछ भी नहीं है, जो हमने इन 3 ऑपरेशन और 4 ऑपरेशन से सीखने की कोशिश करी थी। इस ऑपरेशन का सरल और सिंपल मंत्र ये है, अगर आपको पेपर के अंदर आता है तो आप सिंपल सा 3 स्टेप में इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि ऑपरेशन क्या है ये, या ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि पर्पस क्या था, साथ में ऑपरेशन के परिणाम यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस निकल के क्या है। अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप इसके हर पहलू को समझ पाएंगे। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने चारों ऑपरेशन पढ़े होंगे, देन ही आप पार्ट 4 वीडियो का देख रहे होंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इतने टाइम से पिछले 3 क्लास से वर्चस्व और हिजमनी शब्द के बारे में बता रहा हूँ। क्या पॉलिटिकल लैंग्वेज के अंदर या पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर या क्लास 12 की पॉलिटिकल के अंदर क्या ये शब्द शुरू से ही आया था, या क्या ये शब्द आपके लिए बहुत अटपटा सा है? आपको शुरुआती समय से इस शब्द के बारे में पता होगा कि डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। अगर आप देखेंगे कि यूएसए हमेशा अपने पावर रेंजर्स के द्वारा या अपने जो मेन लोग हैं मार्बल्स के द्वारा ये दिखाने की कोशिश करता है कि इनके जो मेकर्स है, इनके जो देश को बचाने वाले रक्षक हैं, वो इतने ज़्यादा सुपर पावर है कि इनके आगे कोई कुछ भी नहीं है। फिल्मों में यही दिखाने की कोशिश करी जाती है। तो असल मायने में वर्चस्व का मतलब ये होगा डोमिनेंस, जिसकी पावर के आगे कुछ भी ना हो कोई भी, उसे आप वर्चस्व बोलेंगे। सिंपल शब्दों में अगर जानने की कोशिश करें तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साथ में मिलिट्री बेसिस पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा राज्य था जो हर किसी के आगे प्रीडोमिनेंस था, बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे है। अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से देखें, अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे देखें, अगर आप मिलिट्री बेस पे देखें, तो सिंपल शब्दों में आप इन सभी फिल्मों को देखेंगे, अगर एवेंजर्स की फिल्मों को, तो उस फिल्मों में दिखाने की कोशिश करी गई है कितना पैसा है, कितनी मिलिट्री है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कैसी रहती है इनकी देश को बचाने के लिए या किसी भी देश पे हमला करने के लिए, है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिजमनी शब्द का मतलब कहीं ना कहीं डोमिनेंस है। और दोस्तों, द डोमिनेंट स्टेट इज नोन एज हिजमनी, और ऐसा स्टेट जो डोमिनेंट करता हो दूसरे स्टेट के ऊपर, उसे आप वर्चस्व का नाम देंगे। जैसे अमेरिका ने यूएसएसआर की पावर को ख़त्म करा और फाइनली ये समझने की कोशिश करी गई कि अमेरिका सुपर नेशन है और वही स्टेट पूरे नेशन के ऊपर डोमिनेट करेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड द हिजमनी। अब दोस्तों, अगर हम हिजमनी के इतिहास की बात करें तो ये शब्द शुरू में ऐसे नहीं आया था। शुरुआती समय में एंशिएंट टाइम पे, एंशिएंट डेज के टाइम पे आप ये देखेंगे स्पोर्टा करके एक जगह है और एंथन्स करके एक जगह है। ये दोनों ऐसे प्लेसेस हुआ करते थे जो कभी ग्रीक पे डोमिनेंस किया करते थे, यानी कि ग्रीस को अपनी मिलिट्री या अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के हिसाब से ग्रीस के राज्यों को दबाने की कोशिश किया करते थे। कब? एंशिएंट टाइम पे। एंशिएंट टाइम की बात कब हो रही है दोस्तों? कम से कम 750 एडी से पहले की बात हो रही है ये। उस टाइम पीरियड पे जिस समय ग्रीस का इतिहास बन रहा होगा, उस टाइम पीरियड पे सोचिए आप कि ये बात हुई थी। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंशिएंट टाइम इतना पुराना था, प्राचीन काल। अगर मैंने टाइमलाइन गलत बता दी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है एंशिएंट टाइम पुराना टाइम पीरियड वाला होता है। मैंने एडी गलत लिख दिया, शायद से मुझे BCE लिखना चाहिए था,
लेकिन आप संभाल लेना इस चीज़ को। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एंशियंट टाइम पीरियड पे ही इन शब्दों का ताल्लुकात हमारे नज़रिए में या हमारे सामने आया था। और सिर्फ एंशियंट टाइम पे नहीं दोस्तों, मिडिवल टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेंच ने बहुत सारी यूरोपियन कंट्री के ऊपर डोमिनेंस बना रखा था और उसे भी हिजमनी का नाम दिया गया। अगर आपको याद हो, फ्रेंच पूरी तरीके से ब्रसेल्स है, उसके बाद जर्मनी है, पर्शिया है, आसपास के इलाके हैं, इटली था उस समय पे, जिससे पूरी तरीके से डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इटली के अंदर उस समय पे नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आई थी, बट फ्रेंच के अंदर आई हुई थी। और फ्रेंच के अंदर आपको पता है लुइस 16, 13, 14 और ऐसे बहुत सारे लुइस आए थे जिनकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो आसपास के नेशंस को इफेक्ट कर सकते थे। तो वहाँ से भी ये शब्द निकल के आए इतिहास के अंदर। और साथ में जीता जागता एग्जाम्पल हम जैसे देश का ले लो। हम जैसे देश के ऊपर इतने लंबे सालों तक ब्रिटिशर्स ने राज करा था, तो आप देखेंगे कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, जैसे आप हिंदी में उपनिवेश काल बोलते हैं, उस टाइम पीरियड पे अगर देखा जाए तो उस टाइम पीरियड पे तो ब्रिटिश लोगों का हमारे ऊपर डोमिनेंस था, तो उसे भी आप हिजमनी शब्द से कंपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि हिजमनी शब्द का मतलब क्या होता है। अब अमेरिका के वर्चस्व की बात करते हैं, क्योंकि अब बहुत लंबा समय बीत चुका था। अमेरिका ने इतने सारे, आप देख सकते हैं, इतने सारे ऑपरेशन चलाए थे, है ना। तो दुनिया सोवियत संघ के ख़त्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ही बचा था। इसीलिए आप देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी यूएस हिजमनी बहुत ज़्यादा चल रही थी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहने का मतलब ये होता है कि जब विश्व की राजनीति होती है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ कंट्री आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी छाप, अपनी हिजमनी दिखाने की कोशिश करता रहा है और करता रहता भी है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें कि हिजमनी के हिसाब से अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अगर अमेरिका अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी हार्ड पावर है क्या, मतलब ऐसी पावर जो पूरे कंट्री के अंदर या पूरे यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है, जिसे आप कठोर शक्ति बोलते हैं। तो मैं सिंपल शब्दों में ये बोलना चाहूँगा कि अमेरिकी मिलिट्री का डोमिनेंस पूरी तरीके से एब्सोल्यूट भी है और रेलेवेंट भी है, मतलब पूर्ण भी है और सापेक्ष भी है। कैसे? अगर पूर्ण की बात करी जाए, एब्सोल्यूट पावर की बात करी जाए, तो भाई अमेरिका की जो हार्ड पावर है ना, उसमें ये है कि मतलब यूएस has a military capacity that can reach any point on a planet accurately and healthily और in the real time, मतलब अब लेटली लिखा हुआ ये। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर एब्सोल्यूट पावर की देखी जाए तो अगर आप देखें तो ओसामा बिन लादेन को कैसे एग्जैक्ट लोकेशन पे ढूंढ के मारा गया था, तो इसे आप एग्जैक्ट एब्सोल्यूट पावर के नाम से देखेंगे, जैसे आप पूर्ण शक्ति बोलेंगे। यहाँ पे इनकी मिलिट्री बेस इतनी ज़्यादा मतलब सक्षम है कि दूसरे देशों में कभी एंट्री मार देते हैं, दूसरे देशों में किसी बंदे को उठा के कब ले आएंगे, दूसरे देशों के अंदर कभी किसी कांड को करके चले जाएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की हार्ड पावर कितनी ज़्यादा है। उसके साथ में अगर हम रेलेवेंट पावर की बात करें तो दोस्तों सही मायने में अमेरिका के सामने कोई दूसरी कंट्री है ही नहीं जो सही मायने में अपनी मिलिट्री के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा करती हो, जो बिल्कुल फैक्ट है, रिलेटिव है। अगर आप देखिए तो 2018 के आंकड़े हमारे सामने हैं। 2018 में जो अमेरिका की कंट्री है वो यूएसए के मुकाबले, यूएसए जो है दोस्तों वो 36% अपनी मिलिट्री बेस पे या अपनी मिलिट्री को और अच्छा करने पे लगा दे रहा है। हालांकि कोरोना वायरस से उसने अभी तक इजाद नहीं पाया है, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ सिंपल शब्दों में यही है कि भाई अमेरिका मिलिट्री के अंदर बहुत आगे। अगर उसकी एब्सोल्यूट पावर को देखें, उसके रिलेटिव पावर्स को देखें, तो आप 12 देशों के कंपैरिजन में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे देश हैं। अगर आप अपने भी देश को देख लें तो 3.7% ही जीडीपी का हम अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च कर पाते हैं, जबकि हमें एजुकेशन और मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, है ना। तो अगर बात फतेह की है तो लाइक ज़रूर करिएगा, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर उसकी रिलेटिव पावर, उसकी एब्सोल्यूट पावर अगर इतनी खतरनाक है तो दोस्तों सही मायने में, क्योंकि उसने इराक इन्वेजन, जब उसने इराक के ऊपर अटैक करा था तो आपको पता होगा कि वो घर बैठे बैठे, अपने घर बैठे बैठे वो बटन दबा रहा था और इराक दोस्तों पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो रहा था। हालांकि इराक की जब लड़ाई हुई थी तो उनके मिलिट्री बेसिस पे उनको भी धक्का लगा था, उनके भी सोल्जर्स गए थे,
लेकिन दोस्तों इस युद्ध को इन्होंने वीडियो गेम वॉर कहा, क्योंकि इन्होंने घर बैठ के उन लोगों को मारा था। अब अगर उनकी स्ट्रक्चरल पावर की बात करें, मतलब उसकी संरचना शक्ति के बारे में बात करें कि उनकी जो मिलिट्री बेस है या उनका पूरा गवर्नमेंट जो है वो इतना अच्छा तरीके से बनाया गया है जिसका वर्चस्व पूरे विश्व में। अगर विश्व की अर्थव्यवस्था में बात करें तो अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यूएस प्लेज अ विटल रोल इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स। अमेरिका इतना ज़्यादा एफिशिएंट है, सफिशिएंट है कि वो अपने पब्लिक गुड्स को पूरे इंडिया के अंदर बेचने की हुकूमत रखता है, और साथ में इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रियों के अंदर अपनी चीज़ों को बेचने की हुकूमत रखता है। एग्जाम्पल के लिए आप अमेज़ॉन जान सकते हैं ना। अमेज़ॉन बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, जो आज भी क्या कहते हैं अपने सारे प्रोडक्ट हमारे इंडिया के अंदर रीसेल करता है, सेल करता है। और दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन का मालिक है, और वो भी अमेरिका के अंदर ही रहता है। तो देख सकते हैं कि ग्लोबली पब्लिक गुड्स को बेचने के लिए भी अमेज़ॉन या अमेरिका इतनी ज़्यादा आगे है जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो स्ट्रक्चरल पावर में भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत आगे है। साथ में अगर हम अपने नेवी की बात करें, नेविगेशन फोर्स की बात करें, तो अमेरिका ऐसी नेविगेशन फोर्स का इस्तेमाल करता है कि किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत आसानी से पहुंच सकता है। इसे अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे अफ्रीकी कमान, मध्य कमान, यूरोपियन है, उत्तरी है, पैसिफिक है और दक्षिण। इसमें से सभी नेविगेशन के अंदर इनको पूरी तरीके से इंटरनेशनल वाटर के अंदर मूवमेंट करने का पूरा अधिकार है, इनको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आप इनकी टेरिटरी के अंदर जाते हैं तो सिंपल सी बात है, ये आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकते हैं। अब स्ट्रक्चरल बेस इतना अच्छा है क्यों? क्योंकि कारण ये है कि इंटरनेट की स्थापना यूएस के द्वारा ही करी गई थी। यूएस के अंदर ही सबसे पहले इंटरनेट आया था, और उसके बाद साथ में सैटेलाइट की मात्रा अगर देखी जाए तो यूएस ही एक ऐसी कंट्री जिनकी सैटेलाइट सबसे ज़्यादा हमारी जो ग्रहों के अंदर है वो घूम रही है। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चरल पावर है कितना स्ट्रांग है। भारत ने अभी सिर्फ 54 ही करी है, ये नवंबर 18 के डेटा है। बाकी अगर करंटली डेटा पे निकल के आते तो दोस्तों अमेरिका ही सबसे आगे होगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करी है। अगर आपने XXX मूवी नहीं देखी है तो उसमें आप देखेंगे कि पूरी तरीके से दीपिका पादुकोण और विन डीजल की जो मूवी उसमें यही दिखाने की कोशिश करी गई कि कैसे सैटेलाइट जो अमेरिका की सबसे ज़्यादा स्पेस के अंदर घूम रही है तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश करी गई है। तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं। साथ में अगर विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करें, जैसे WTO है या और भी विश्व बैंक है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमेरिका की हिस्सेदारी रहती है। बताओ, इतना पैसा है उनके पास कि उनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा रहती है। साथ में दोस्तों व्यापार की बात करें तो उसमें 15% है, और साथ में 3 सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आज भी उनका डोमिनेंस चलता है, वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO। वर्ल्ड बैंक को विश्व व्यापार और विश्व बैंक बोलते हैं, IMF को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप पूरी तरीके से विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। दोस्तों इन सभी फार्म के अंदर पूरी तरीके से फॉर्म्स के अंदर पूरी तरीके से अमेरिका का ही वर्चस्व दिखाई देता है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका के वर्चस्व को रोका जा सकता है? दोस्तों अगर रोका जा सकता है तो वीडियो के 5वें पार्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से बताया गया कि अगर अमेरिका इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों आपको पता है कि 10 सरों वाला रावण जिसका घमंड टूटा नहीं लेकिन उसका घमंड तोड़ा गया, और दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि राम भगवान ने उसका घमंड तोड़ा। तो जब रावण का घमंड नहीं रुक सकता तो फिर दोस्तों इनका यूएसए को कैसे रुक सकता है ना। तो जो आया है वो जाएगा, जिसकी पावर सत्ता में उसकी पावर भी सत्ता में ख़त्म होगी। अंग्रेज लोग जो दोस्तों हमारे देश को इतने सालों तक गुलाम बना के गए, क्या वो सत्ता से नहीं हटे, जबकि वो कितने ज़्यादा अच्छे पावर में थे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी यही है। अगर आज अमेरिका इतना मोस्ट पावरफुल कंट्री बना हुआ है तो कल शायद से होपफुली इंडिया भी बन जाए, है ना। तो कैसी वीडियो लगी तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा अपनी राय कि वीडियो कैसी लगी। आपको जो पार्ट अच्छा लगता है, जो क्वेश्चन करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के 5वें पार्ट में और जानेंगे कि दोस्तों अमेरिका के वर्चस्व को कैसे रोका जा सकता है।
तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।